हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत डिटेल से देखा था कि क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इतना आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं? इसलिए कि ये वाला जो पार्ट है और आगे के जितने भी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो सब पहले वाले पार्ट पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसकी पहले वाले पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं या इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं वो कंट्रोल करता है कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर अब जो ऑटोनॉमिक, जैसे उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारा हार्ट है वो क्या हो रहा है, धड़क रहा है, क्या हो रहा है, वो धड़क रहा है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। हम चाहें कि उसको रोक लें तो नहीं रोक सकते। ऐसे आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो रहा है तो आप उसको चाहें कि रोक लें तो नहीं रोक सकते, ठीक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंटरी फंक्शन उसमें होते हैं। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर डिवाइड होता है दो तरीके से। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों कंडीशन है, एक पैरासिम्पैथेटिक और जो है सिंपैथेटिक, ये कंडीशन होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक कंडीशन है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, कंडीशन है। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए हम अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ तो मेरा जो अभी क्या है वो काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सब नॉर्मली काम करेंगे। जैसे मेरी आई है तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहीं अलग नहीं काम करते हैं, बल्कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन्हीं पे काम करते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा आई हो गया, हमारे ग्लैंड्स हो गए, ऐसे ही हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ऐसे ही हमारा क्या किडनी हो गया, स्टमक हो गया, जीआईटी हो गया, ब्लैडर हो गया। तो ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, इन्हीं पे ये काम करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हैं तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है जैसे नॉर्मली काम करते हैं वैसे करते रहेंगे। लेकिन सपोज करिए अगर मैं यहीं पे देखूँ एकदम से इतना बड़ा मोटा सा काला सा कुत्ता आ जाए, डॉग खूब मोटा सा, तो क्या होगा, एकदम से मैं डरूंगा। मेरे अंदर क्या होगा, एक सिस्टम क्रिएट होगा एक डर का। उसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ समझ लिए केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो बदलने लगते हैं। आंखें हमारी क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, सांस फूलने लगता है, जीआईटी का सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ पे मतलब आपने मान लीजिए अगर चिकन खा रखा है, लेग पीस खा रखे हो आपने, और आपके पेट में हुआ है, हजम अभी नहीं हुआ है और हजम होने वाला था, लेकिन एकदम से देखा कि वो मोटा सा कुत्ता मेरा लेग पीस खाने के लिए आ रहा है, तो बताइए क्या अब ये ज़रूरी है कि मेरा लेग पीस बचाया जाए या उस लेग पीस को हजम किया जाए? तो मेरा लेग पीस बचाने के लिए अभी कहता है कि हमारा बॉडी के अभी इसको डाइजेशन छोड़ो, अपना सारा फोकस कैसे इस पर करो कि कैसे मैं उसको बचाऊँ। तो ये वाली जो सिंपैथेटिक कंडीशन है वो कब आती है, जब कोई फ्राइट हो, यानी कोई डर हो, या कोई फ्लाइट हो, फ्लाइट मतलब भागना या उड़ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। या तो फिर क्या है, फाइट, किसी से लड़ाई वड़ाई हो रही है तब वो काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम लोग वो सब ये इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे कि जब सिंपैथेटिक कंडीशन होती है तो अब उसमें क्या हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जब कंडीशन होती है तो उसमें हमारी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स जो हैं वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। अब ये जो दवाएं हैं ये इन्हीं पे काम करती हैं। हमारा कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पैरासिम्पैथेटिक की तरह से काम करती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सिंपैथेटिक कंडीशन की तरह से काम करती हैं। तो जो दवाएं हमारा पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन की तरह से काम करती हैं कि उसमें जो बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं जो नॉर्मली फंक्शन है उनका वैसे होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग।
ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स ये कैसे काम करती हैं? पैरासिम्पैथेटिक तरीके से, इसलिए इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स का मतलब ये है कि मिमिक करना। मिमिक करने का मतलब होता है कॉपी करना, नकल उतारना उसकी, जैसे उसको जैसे कहते हैं मिमिक करना, चिढ़ाना। तो जो हमारा मतलब पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है, यानी जो नॉर्मल वाला कंडीशन है उसकी तरह से जो दवाएं काम करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब जो हमारा मतलब नॉर्मली कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो मतलब बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जो हमारा मतलब पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, उसमें क्या है? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता रहता है। क्या होता रहता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता रहता है और अपना फंक्शन वो क्या है? उसके थ्रू अपना फंक्शन होता रहता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन के अंदर जो नर्व्स हैं, तो उन्हीं नर्व्स के अंदर एसिटाइल कोलिन बनता है और रिलीज़ होता है। इतना बस जानिए। अगर फुल डिटेल देखना है तो एक है डॉक्टर नजीब करके, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बहुत मस्त वो पढ़ाते हैं, आप उसकी इनकी वीडियोस यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो मतलब हमारे पैरासिम्पैथेटिक के तरीके से जो कंडीशन है उसके तरीके से काम करती हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, दवाएं दो तरह की होती हैं। दवाएं काम करने के हिसाब से दो तरीके की होती हैं। एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। अब ये मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या करते हैं? नॉर्मली काम करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए वो काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसी दवाएं देंगे जो उनको काम करवाए, यानी एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करवाए या तो फिर उसी एसिटाइल कोलिन की तरह से जाके काम करे। समझ में आ रही बात कि दवाएं दो तरीके की होती हैं, एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होती हैं? एगोनिस्ट वो दवाएं होती हैं जो किसी फंक्शन को जाके करवाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल सिस्टम था पैरासिम्पैथेटिक, उसमें क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा था और सारे फंक्शन क्या है? नॉर्मली हो रहे थे, लेकिन किसी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो अब कुछ दवाएं हम जो लोग एगोनिस्ट लेंगे, यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो दवाएं होंगी वो क्या करेंगी? एसिटाइल कोलिन की तरह से जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी। एसिटाइल कोलिन की तरह जैसे वो काम कर रहा था रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके, ऐसे ये भी जाके उस पर बाइंड करती हैं और अपना एक्शन दिखाने लगती हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको यही नहीं पता चलता है कि ये बॉडी के मतलब ज़रिए खुद निकला है, बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन निकला वही है या इसको बाहर से लिया गया है। तो वो क्या फिर वैसे ही फंक्शन, उनका एक्शन दिखने लगता है। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं एगोनिस्ट में ही जो कि मतलब डायरेक्टली वो जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती हैं, बल्कि ऐसा भी होता है कि एसिटाइल कोलिन रिलीज़ तो है लेकिन जमा हुआ वो निकल के जा नहीं रहा अपने उसके रिसेप्टर के पास, तो उसको कहते हैं चल निकल निकल, रिलीज़ करवा के एसिटाइल कोलिन को भेजती हैं उसके रिसेप्टर तक। तो वो भी क्या होती हैं? एगोनिस्ट होती हैं, लेकिन उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट उन्होंने काम किया, डायरेक्टली काम नहीं किया बल्कि उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और जो एक होता है कि जो डायरेक्ट जाके रिसेप्टर पर बाइंड कर दे और एक्शन शो करने लगे, वो होती है डायरेक्ट। ठीक है। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है? आगे जब एंटागोनिस्ट का मतलब आएगा उसका नंबर तो वहाँ पे बताएंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। दे गिव देयर एक्शन बाय डायरेक्ट बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और बाय इनडायरेक्ट प्रोसेस। क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स को एक बात ये भी समझिए कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? मैंने बता दिया कि कंडीशन होती है जो हमारी रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन होती है, यानी हमारी बॉडी नॉर्मल होती है और उसमें सारे फंक्शन होते रहते हैं। ठीक है। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स ये होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी वजह से वो हमारे जो फंक्शन हो रहे थे बॉडी के नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक वाली वो नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं? ये वो दवाएँ होती हैं जो कि सिमिलर एक्शन देती हैं एसिटाइल कोलिन की तरह। सिमिलर एक्शन देती हैं किसकी तरह? एसिटाइल कोलिन की तरह। अब एसिटाइल कोलिन क्या है? तो एसिटाइल कोलिन एक ऐसा क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है
एक क्या है, ये मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या समझिए कि ये केमिकल है जो बॉडी के अंदर हमारे न्यूरॉन्स से निकल के जाता है और कुछ मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे कुछ क्या कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड करता है, तो फिर वो अपना एक्शन शो करता है और बॉडी हमारी क्या है अपने नॉर्मल फंक्शन करती रहती है। लेकिन एसिटाइलकोलिन नहीं निकल रहा है, तो अब हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग से देते हैं, तो ये एसिटाइलकोलिन के ही तरह सिमिलर काम करती हैं और क्या करती हैं, ये डायरेक्टली बाइंड करती हैं रिसेप्टर के साथ और अपना एक्शन शो करने लग जाती हैं। या तो फिर क्या है इनडायरेक्टली ये काम करती हैं। इनडायरेक्टली काम करने का मतलब क्या है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा था तो उसको रिलीज करवाती हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट काम करना। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो मतलब ये कोलिनर्जिक ड्रग्स की जो दवाएं होती हैं वो किस रिसेप्टर पे काम करती हैं, तो वो काम करती हैं एम या एन। एम रिसेप्टर पे काम करती हैं या तो एन रिसेप्टर पे काम करती हैं। एम का मतलब होता है मस्केरिनिक रिसेप्टर। मस्केरिनिक का मतलब क्या होता है, मस्केरिनिक का मतलब जैसे मशरूम, आप जानते हैं मशरूम, उसी से बना है मस्केरिनिक, ठीक। उसका मतलब जैसे कि मशरूम खाते हैं तो एक बॉडी के ऊपर उसका एक असर आता है, एक इफेक्ट आता है, उसी जैसा इफेक्ट ये कोलिनर्जिक जो आपकी दवाएं होती हैं इफेक्ट देती हैं, इसलिए उनको बोला है कि मस्केरिनिक रिसेप्टर पे वो काम करती हैं। इनको जो दवाएं हैं इनको मस्केरेनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या बोलते हैं, मस्केरेनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम जो मशरूम होता है उसकी तरीके से होता है, ठीक है। और एन का मतलब होता है निकोटिनिक, यानी जैसे निकोटीन होता है ओपियम के अंदर और जैसे अफीम वगैरह के अंदर, तो उनका जो असर हमारी बॉडी पे होता है, ऐसे ही जो मतलब ये आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं कुछ, वो क्या करती हैं, वो निकोटिनिक की तरह भी असर करती हैं जब वो एन रिसेप्टर से मिलती हैं, ठीक है। एन रिसेप्टर से तो दो तरीके के रिसेप्टर पे ये कोलिनर्जिक दवाएं काम करती हैं, एक होता है एम, एक होता है एन। एम का मतलब होता है मस्करेनिक और एन का मतलब होता है निकोटिनिक, सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। अब इसमें M1, M2, M3, M4, M5 होता है, लेकिन आपको इसको ध्यान नहीं देना है। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका ब्रोंकाई हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, GIT हो गया, यानी स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये क्या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये जो एन रिसेप्टर है ये आपके ये जो मसल्स होते हैं उसके अंदर ये क्या होते हैं, स्केलेटल मसल जो होते हैं उसके अंदर और ब्रेन के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी अब ये दवाएँ खाएंगे तो आपके कहाँ पर असर होगा, तो आपके हार्ट पर होगा, आपकी आई में भी ये क्या होता है, ये एम वाला रिसेप्टर होता है तो वहाँ पर काम करेगी। ऐसे ही क्या एम रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, आपके ब्रोंकाई वाले सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ पाया जाता है, वहाँ पे भी काम करेंगी। ऐसे ही आपके क्या होता है ब्लेडर जो होता है उसके अंदर होती है तो वहाँ पे भी काम करेंगी। ऐसे ही आपका GIT वहाँ पे भी होते हैं ये मसल, ये क्या कहते हैं एम रिसेप्टर, तो वहाँ पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो इतना ये डिटेल में आपको जानना नहीं, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया है, एग्जाम में हो सकता है इसको ना पूछे, ठीक। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, मैं सिर्फ वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा बातें कुछ बता देता हूँ अगर बात समझाने के लिए होती है, वरना मैं इस नोट में उसको लाता नहीं हूँ, ठीक है। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है तो इनके काम करने के बेस पे बनाया गया है। तो क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्टिंग करती हैं और एगोनिस्ट की तरह काम करती हैं। एगोनिस्ट मैंने बताया कि डायरेक्ट मतलब उसी दवा यानी एसिटाइलकोलिन की तरह ही ये काम करेंगी। तो क्या है ये, दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। ACH का मतलब है एसिटाइलकोलिन। तो जो डायरेक्ट होती हैं सिमिलर किसकी तरह काम करती हैं, ये काम करती हैं एसिटाइलकोलिन की तरह। कैसे, बाय डायरेक्ट इंटरेक्टिंग विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ डायरेक्ट बाइंड करके। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या हैं, M और N रिसेप्टर, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं दवाओं के, तो जैसे कि एसिटाइलकोलिन निकलता था हमारी बॉडी में, उसी तरीके से बाहर से दवा बना दी गई, उसी नाम पे क्या एसिटाइलकोलिन हो गया। ऐसे क्या हो गया, क्या है, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथिनोकोल और क्या पिलोकार्पिन। दूसरा क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, यानी जो डायरेक्टली नहीं काम करते हैं बल्कि इनडायरेक्ट वो काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनस्टेरेज भी बोला जाता है। एंटीकोलिनस्टेरेज, एंटीकोलिनस्टेरेज। इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनस्टेरेज। इसके बारे में भी देख लीजिए क्या है थोड़ा सा। These drugs inhibit the enzyme कोलिनस्टेरेज। ये जो दवाएं होती हैं जो इनडायरेक्टली काम करती हैं
वो क्या है, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो एक इंजाइम होता है कोलिन स्टेरेज उसका नाम होता है, एक इंजाइम है उसका नाम है कोलिन स्टेरेज, तो उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसको काम करने से रोक देती हैं। और ये इंजाइम कोलिन स्टेरेज ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंजाइम है जो इनएक्टिवेट करता है किसको, एसिटाइल कोलिन को। यानी आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन है तो, लेकिन ये इंजाइम जो है कोलिन स्टेरेज ये उसको काम नहीं करने दे रहा है, इनएक्टिवेट कर दे रहा है, उसको सुला दे रहा है। तो फिर ये जो दवा हम लोग देते हैं यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली, जैसे उसका एग्जांपल क्या है, जैसे फाइसोस्टिग्मिन और ऐसे होता है नियोस्टिग्मिन। क्या है, ये जो दवाएं हैं जैसे फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन, ये क्या करती हैं, ये जो इंजाइम है कोलिन स्टेरेज जिसका नाम है उसको काम करने से रोक देती हैं। यानी इसको समझिए इंजाइम को घेर के मार देती हैं। ठीक है, कहें तुम अपना काम न करने दो, तो जब ये मर जाएगा इंजाइम या ये इंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो फिर जो ये इंजाइम क्या है इनएक्टिवेट कर रहा था एसिटाइल कोलिन को, वो एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो एसिटाइल कोलिन एक्टिव रहेगा तो फिर अपना काम कर देगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, किसके, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हैं कोलिनर्जिक के, वो इनको क्या बोलते हैं, एंटी कोलिन स्टेरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कोलिन स्टेरेज। उसके एग्जांपल क्या है, फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। अब एक बात याद रखिए कि जो फाइसोस्टिग्मिन है ये क्या करता है, दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको बी बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी एक सिस्टम होता है हमारे ब्लड के अंदर, जब वो दवाएं मतलब ब्रेन की तरफ जाती हैं तो बहुत सारी दवाएं क्या होती हैं वहीं से वापस कर दी जाती हैं, ब्लड हमारे ब्रेन में नहीं घुस पाती हैं। लेकिन ये दवा ऐसी है फाइसोस्टिग्मिन जो उसको भी क्रॉस कर देती है, उस बैरियर को भी, और आगे बढ़ जाती है। और नियोस्टिग्मिन है ये क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे, कि दो रिसेप्टर हमने पढ़ा ना, कि एक होता है ये दवाएं जो होती हैं कोलिनर्जिक, वो दो रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, एक होती है मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जब वो काम करेंगी तो क्या होगा अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, एम रिसेप्टर पाए जाएंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ठीक है, तो हार्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो दवाएं होती हैं अगर वो हम खाएं, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, अगर हम उसको खाते हैं तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो डाउन हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट क्या होता है, स्लो डाउन होता है, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और एक होता है ट्रेकिकार्डिया, उसका मतलब ये कि हार्ट रेट बढ़ गया हो। ठीक, और ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं ये दवाएं जो होती हैं। यानी इसके मतलब ये कि जो हमारा एम रिसेप्टर है मस्करेनिक रिसेप्टर, वो इसके अंदर भी पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, डायलेट ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर को डाउन कर देती हैं। यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसको अगर एसिटाइल कोलिन दे दें तो ब्लड प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करती हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का काम करती हैं। यानी ब्रोंको उसको क्या है, जो मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको सुकड़ा देती हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और क्या, स्मूथ मसल्स पे, तो स्मूथ मसल्स पे काम करती हैं। स्मूथ मसल बहुत सारी जगहों पे होता है, तो क्या करती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं स्मूथ मसल को। आप क्या मान लीजिए जीआईटी के अंदर है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खाना जो है जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। और भी जहाँ पे भी मतलब आपका मतलब ये स्मूथ मसल है वहाँ पे क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए ब्लेडर यहाँ पे आ गया, ब्लेडर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। तो जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेशाब आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसे जीआईटी के अंदर भी होता है। तो जीआईटी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जब बढ़ेगा तो फिर खाना जल्दी से नीचे चला जाता है, अच्छा होता है वहाँ पे। ऐसे ही क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड पे भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में वहाँ सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जैसे कि आपका सलाइवा हो गया, ऐसे HCl निकलता है हमारे मतलब उसके स्टोमक में, तो उसको भी बढ़ा देता है। पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियास से निकलने वाले जूस हैं उसको भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इसका किस पे काम है, ये जो एम रिसेप्टर पे ये करता है। और क्या करता है, आई के अंदर जो हमारी आँख है इसके अंदर भी क्या है, एम रिसेप्टर पाया जाता है। तो वहाँ पे भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। मान लीजिए किसी का आँख का इलाज करना था, दवा करनी थी उसकी, तो उसके अंदर ऐसी दवाएं दी गई थी जो उसके आँख के साइज़ को बढ़ा दी थी, जिन्होंने डायलेट कर दिया था उसको। जैसे कि एट्रोपिन है, वो डाला तो डायलेट हो गया ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। अब उसको फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो एसिटाइल कोलिन डाल देंगे तो क्या होगा, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग के जो मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका असर निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या होता है। तो कहाँ पाए जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर यानी एन रिसेप्टर, तो स्केलेटल मसल के अंदर पाया जाता है। तो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ये। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो झटके लगने लगेंगे, तो ठीक है ये बात ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर मतलब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा किसी ने खा लिया तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उसके हाथ पाँव में झटके लगने लग जाएंगे मिर्गी टाइप के। ऐसे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करते हैं। एसिटाइलकोलिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो जो ये बैरियर, तो एसिटाइलकोलिन है वो क्या हमारे दिमाग पे भी काम नहीं कर पाता। अगर ब्लड में हम उसको ऐसे मतलब ब्लड स्ट्रीम से पहुंच रहा है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग में नहीं पहुंच सकता है वो। तो फिर अगर मान लीजिए ज़रूरत है आपके ब्रेन में, तो क्या करते हैं उसको इंजेक्शन से अगर डायरेक्टली ब्रेन में डाल देते हैं। मान लीजिए इंजेक्शन लगा दिया ब्रेन में, तो क्या करता है शुरू में तो क्या है वो हमारे जो ब्रेन का सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, यानी एक्टिव कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्या करता है उसको डिप्रेस कर देता है। अब याद रखिए कि इंडिकेशन का मतलब ये है कि ये कैसे कैसे यूज़ होता है, इसको बोलते हैं निर्देश, यानी इसका कैसे मतलब किस बीमारी में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो है ये इसका क्या इंडिकेशन, ठीक है। तो इंडिकेशन और एक होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कौन सी कंडीशन में ये दवा नहीं देंगे, इंडिकेशन का मतलब किस कंडीशन में ये दवा देंगे। तो एसिटाइलकोलिन का इंडिकेशन क्या है, तो इट मेनली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो एसिटाइलकोलिन का आज के दौर में सिर्फ ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना है कुछ, सिर्फ उस लिए यूज़ होता है। आदमियों को बहुत कम खिलाई जाती है ये, ठीक है। एंड हैज़ लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू, और इसका जो क्लिनिकल वैल्यू यानी दवा के तौर पे ये बहुत कम यूज़ होती है ये एसिटाइलकोलिन। इसलिए क्यों होती है, इसका रीज़न ये है, एक तो ये कि इट इज़ रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड। ये क्या होता है बड़ी जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी एकदम से ये समझ लीजिए इनएक्टिव हो जाती है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, काम करने के लायक नहीं बचती है। क्यों कि एक एंजाइम होता है सेडोकोलिन एस्ट्रेज, वो इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है। दूसरी वजह है इसके यूज़ ना करने की, वो क्या है, इट स्प्रेड वाइडली एंड डिफ्यूज इन ईजिली एंड दस डज नॉट प्रोड्यूस ए सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये कह रहे हैं कि ये जो दवा है एकदम से पूरी बॉडी में मतलब फैल जाती है और क्या करती है ये डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी मतलब उसका अपना असर हर जगह देना शुरू कर देती है। इसी वजह से क्या है इसको, और ये इसका जो एक्शन होता है वो सेलेक्टिव नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे मतलब ऐसे एक्शन हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो वो भी एक्शन आने लग जाते हैं। समझ में आ रही बात कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट पे काम करे बल्कि पूरी बॉडी पे एकदम से काम करने लग जाती है, बड़ी तेज़ी से करती है। सेलेक्टिव इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, इसलिए भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तीसरा क्या है, इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर ओरली, और इसको मुंह से नहीं खाया जा सकता है। एक इसका मतलब निगेटिव पॉइंट है। क्यों कि जैसे ही इसको मतलब हम लोग अपने मुँह में खाते हैं तो ये तुरंत क्या होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी वाटर के साथ मिलकर फ़ौरन टूट जाता है। जैसे ही हम लोग इसको खाते हैं तो ये क्या होता है फ़ौरन हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम, यानी जो हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फ़ौरन इसको क्या करते हैं हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसकी मतलब जो असर है वो ख़त्म कर देते हैं। अब एक दवा थी क्या है मेथाकोलिन, तो ये भी क्या है आजकल यूज़ नहीं हो रही है मेथाकोलिन भी। कार्बाकोल भी देखा था हम लोगों ने। कार्बाकोल शो एक्शन ऑन MNN रिसेप्टर्स नॉन सेलेक्टिव। जो कार्बाकोल है ये भी क्या M और N रिसेप्टर पर नॉन सेलेक्टिव तरीके से काम करती है, तो इसलिए इसको भी क्या है आजकल यूज़ में नहीं है। ये है बिथैनिकोल, क्या है बिथैनिकोल इज़ इन यूज़, आजकल ये इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है बिथैनिकोल का। किस लिए यूज़ होता है, किस कंडीशन में, इन केस ऑफ गैस्ट्रोपैरेसिस में यूज़ होता है, और किस में होता है पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन में यूज़ होता है। अब गैस्ट्रोपैरेसिस क्या है, तो जैसे कि खाना हमारी बॉडी में हमारे पेट में स्टोमक में है और हजम हो जाता है लेकिन वहाँ से नीचे नहीं जाता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं, ठीक है गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं कि खाना हजम तो हो गया, मतलब हमारे पेट में जो होना था हो गया, अब नीचे नहीं जा रहा वो इंटेस्टाइन के अंदर, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। इसमें ये होता है कि खाना हमारे मतलब हजम मतलब स्टोमक में आ गया तो लेकिन वो नीचे नहीं जाता है, और ये भी इसी टाइप की एक मतलब कंडीशन है कि जब ऑपरेशन वगैरह होता है उसके बाद फिर खाने को मतलब हजम नहीं होता है और आसानी से वो क्या मोटेलाइट नहीं होता है। मोटेलाइट मतलब ये कि नीचे नहीं जाता है, तो दोनों मतलब सेम बीमारियां हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग बेथेनिकोल देते हैं, तो वो क्या करता है उस मतलब वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो फिर क्या होता है खाना जो है वो नीचे जाने लगता है।
ठीक है। दूसरा क्या, इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रिटेंशन, और अगर यूरिनरी ब्लैडर का रिटेंशन हो गया है तो उस केस में हम लोग इसको देते हैं। रिटेंशन का मतलब ये है कि वो क्या फैल गया है और पेशाब अच्छे से निकल नहीं रहा है, पेशाब क्या हो रहा है, अच्छे से निकल नहीं रहा है, होता है ना बहुत सारे, मतलब पेशाब फंस रहा है या उसमें जलन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या पूरी तरीके से मतलब जो हमारे ब्लैडर के अंदर है वो निकल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। तो ये क्या कराता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो सारा जो पेशाब है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो बाहर निकल जाता है, ठीक। अब इसका डोज कितना देंगे, तो इसका जो डोज है वो क्या है, 5 से 10 mg इसका जो टेबलेट आता है वो देंगे, या 10 से 30 mg कितना देंगे, दिन में 3 से 4 बार देते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइड्रोथायरॉयडिज्म कंडीशन है तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, नहीं देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। क्या होता है, तो कोलिन एस्टर जो है यानी कोलिनर्जिक जो दवाएं होती हैं में प्रिसिपिटेट कार्डियक अरेथमिया, तो ये क्या कर सकती हैं, एकदम से कार्डियक अरेथमियाज में पहुंचा सकती हैं। यानी कि कार्डियक अरेथमिया का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट रेट है नॉर्मल चल रहा है वो एकदम से वो बदल जाए, तो उसको बोलते हैं कि अरेथमिया। और प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में लेके चले जाना। तो ये है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट रेट चल रहा है, उसको एकदम से अरेथमिक कर दिया, तो उसी को बोलते हैं क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक। दूसरा क्या है, ब्रोंकाइल अस्थमा में इसको यूज़ नहीं करते हैं। कोलिन एस्टर में प्रिसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म, अगर ब्रोंकाई अस्थमा किसी को है, अस्थमा यानी सांस फूलने की बीमारी है, अगर उसमें ये दवा देते हैं, अभी यही जो हम लोगों ने पढ़ा है बेथेनिकॉल, तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट कर देगा ब्रोंकोस्पाज्म में, यानी एकदम से दर्द की कंडीशन में लेके पहुंचा देगा। प्रिसिपिटेट का एक मतलब आपने पढ़ा होगा कि पपड़ी जमना, लेकिन एक मतलब उसका ये भी है कि ये क्या करता है कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में पहुंचा देता है, ठीक है। तीसरा क्या, पेप्टिक अल्सर, यानी पेट के अंदर जो हमारा वो कहीं अल्सर अगर हो गया है यानी GIT में, तब भी इस कंडीशन में नहीं देंगे कि गैस्ट्रिक जूस को ये बढ़ा देता है तो बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाएगा, इसमें भी नहीं देंगे। क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, ये क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे जो हार्ट के मसल्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, यानी हमारे हार्ट को भी मसल्स जो हैं उनको भी ब्लड चाहिए, लेकिन ब्लड वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा सही से, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो इस कंडीशन में भी क्या है, हम लोग ये दवा नहीं देंगे, क्योंकि अगर देते हैं तो ये हाइपोटेंशन करा देगा। हाइपोटेंशन मतलब ये कि ब्लड प्रेशर को बहुत लो कर देगा, एंड फॉर्म कंडक्शन ब्लॉक, और कंडक्शन को ब्लॉक कर देगा, यानी जो कंडक्शन जाता, कंडक्शन का मतलब ये कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक जो इलेक्ट्रिक मैसेज पहुंचता है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। अब एक दवा है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन क्या होता है, तो ये भी एक तरीके की कोलिनर्जिक ड्रग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ ए एल्कलॉइड कोलिनर्जिक ड्रग, ये एल्कलॉइड वाला कोलिनर्जिक ड्रग है, एंड इट इज़ ए सिलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट। और ये क्या है, सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट, यानी सिर्फ ये M रिसेप्टर पे काम करने वाली दवा है। देयर फॉर मोस्ट ऑफ मस्करेनिक इफेक्ट कैन बी प्रिडिक्टेड, इसलिए क्या है, इससे मस्करेनिक इफेक्ट क्या है, आ सकते हैं, इसको मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है, यानी मस्करेनिक इफेक्ट ही ये देता है। अब इसका ये कहाँ पे काम करता है, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये आई पे काम करेगा, उसको मियोसिस करा देगा, मियोसिस का मतलब कॉन्स्ट्रक्शन करा देगा। ऐसे ही ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है, वहाँ पे क्या करेगा, ये जब अगर हम लोग इसको इंट्रावेनसली यानी आपके नस के अंदर डाल देते हैं, इसको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ब्रीफ फॉल इन ब्लड प्रेशर इज सीन, तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर को थोड़ा डाउन कर देता है। और स्वेट ग्लैंड पे भी काम करता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्वेट सिक्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा क्या होगा उसमें आपका उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, यानी कहाँ पे यूज़ होता है ये, तो ये कॉमनली ग्लूकोमा में यूज़ होता है। ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा ये आँख की बीमारी है, जब आँखों को मतलब ब्लाइंडनेस हो जाता है, अंधापन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। इसका डोज क्या है, तो कितना देते हैं, 1 से 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप्स, यानी आई ड्रॉप्स का जो बहुत सारा सोल्यूशन है उसमें जो कुछ भी मिला हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं 1 से 4% इसका हम लोग डाल देते हैं पिलोकार्पिन का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कोई अगर महिला है, कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, लैक्टेशन कंडीशन में, यानी दूध पिलाने वाली कोई औरत है तो वो भी, उसको भी, अगर बच्चा उसका दूध पीता है उसका भी, तो उसको भी नहीं देंगे। दूसरा क्या है, इन चिल्ड्रेन बिकॉज इट्स सेफ्टी एंड इफेकेसी इज़ नॉट क्लियर,
कह रहे हैं कि बच्चों को भी नहीं देंगे, इसलिए कि इसका कितना ये फ़ायदेमंद है कितना नुकसान है अभी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चों को नहीं देंगे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। ऐसे तीसरा क्या है, इन ओल्डर पीपुल में कॉज्ड डायरिया, ऐसे ही जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है यानी 65 प्लस 75 प्लस हैं, तो उनको भी ये दवा नहीं देंगे, उनको क्या कहते हैं डायरिया कर सकता है, यानी पेट उनका ख़राब हो सकता है, ऐसे ही बार बार पेशाब की दिक्कत होगी, उनको डिजीनेस होगा, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका एगोनिस्ट पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग एंटागोनिस्ट क्या है और कैसे काम करती हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।